नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खेत खलिहान पर। धूप अपने पूरे जोश में थी, खेतों में हवा जैसे रुक सी गई थी और दूर कहीं कोई पपीहा सूखी धरती को निहारते हुए टेर रहा था। ऐसे ही मौसम में रामू किसान अपनी पुरानी फावड़ी के सहारे खेत की मेड़ों पर खड़ा था, जिसकी आंखों में कई मौसमों की मार और कई सपनों की राख झलक रही थी। उसका चेहरा तपे हुए तांबे की तरह चमक रहा था और हाथों में फटे छालों की कहानी उसकी मेहनत के इतिहास को बयां कर रही थी। गांव के लोग उसे मजाक में धरती का बेटा कहते थे, पर वह जानता था कि इस धरती ने जितना दिया है उससे कहीं ज्यादा छीन भी लिया है। हर साल वह उम्मीद लगाता था कि इस बार बारिश सही होगी, फसल अच्छी होगी, बाजार में दाम ठीक मिलेंगे, बेटी गुड़िया की पढ़ाई के पैसे निकल आएंगे और कर्ज कुछ कम हो जाएगा। लेकिन होता इसके उलट था। या तो बारिश बेमौसम होती या बिल्कुल नहीं। बीज महंगे, खाद नकली और मंडियों में दलालों का राज। उसके ख्वाब हर साल टूटते और फिर अगले साल फिर से बनते, जैसे धान का पौधा हर बार नए पानी में उठता है। रामू की कहानी अकेले उसकी नहीं थी, वह तो इस देश के करोड़ों किसानों की कहानी थी जो दिन रात मेहनत करते हैं पर अक्सर शहरों की चकाचौंध में भूले जाते हैं। कभी कभी रामू सोचता कि खेती छोड़ दे, शहर चला जाए, पर जैसे ही वह मिट्टी की खुशबू को सूंघता, वह ख्याल खुद ब खुद छूट जाता। वह जानता था कि यह जमीन उसकी माँ जैसी है, जितनी भी सख्त हो, पर अंतिम सहारा यही है। उसका बेटा छोटा था लेकिन तेज, स्कूल में अच्छे नंबर लाता था और कहता था, बाबा मैं बड़ा होकर वैज्ञानिक बनूंगा और खेती को बदल दूंगा। रामू उसके चेहरे को देखता और मुस्कुरा देता, जैसे सूखे खेत में कहीं से एक हरी घास उग आई हो। लेकिन गांव का हाल बुरा था। पानी की किल्लत थी, तालाब सूख गए थे, बोरवेल भी जवाब देने लगे थे। कुछ लोग तो अपनी जमीन बेचकर शहर चले गए थे, लेकिन रामू डटा रहा। उसने पंचायत में आवाज उठाई, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए और जब कोई मदद नहीं मिली तो खुद ही गांव के कुछ नौजवानों को इकट्ठा करके एक संगठन बनाया। हर खेत हर बूंद उन्होंने मिलकर एक चेक डैम बनवाया, छतों पर वर्षा जल संग्रहण शुरू किया और जैविक खेती के प्रयोग किए। शुरुआत में लोग हंसते थे, कहते थे ये सब किताबों की बातें हैं, असली जिंदगी में कुछ नहीं बदलता। पर जब पहली बार रामू के खेत में बिना रासायनिक खाद के गेहूं लहलहाया और मंडी में उसके दाम भी अच्छे मिले, तब लोग चौंके। धीरे धीरे बाकी किसानों ने भी उसका तरीका अपनाया। गांव का रंग बदलने लगा, सूखापन कुछ कम हुआ, पानी नीचे जाने की जगह ऊपर उठने लगा और खेत फिर मुस्कुराने लगे। अब रामू किसान अकेला नहीं था, उसका संघर्ष एक आंदोलन बन चुका था। उसका बेटा अब जिला स्तर की विज्ञान प्रतियोगिता जीत चुका था और अखबार में उसकी तस्वीर छपी थी। वह दिन दूर नहीं था जब यह छोटा सा गांव एक मिसाल बनेगा और रामू किसान, जो कभी हर शाम अपने टूटते सपनों को गिनता था, अब दूसरों के सपनों को आकार दे रहा था। उसकी कहानी अब सिर्फ खेत की मेड़ों तक सीमित नहीं थी। वह स्कूलों में बुलाया जाता, कृषि विभाग के अधिकारी उससे मिलने आते और टीवी पर उसे आधुनिक भारत का असली नायक कहा जाता। लेकिन रामू अब भी वही था, सुबह सबसे पहले खेत पर जाने वाला, माटी को छूकर प्रणाम करने वाला और सूरज डूबते ही तुलसी के पौधे के पास बैठकर चुपचाप हुमकने वाला, क्योंकि उसने सीखा था कि असली बदलाव जमीन से ही शुरू होता है और जब तक किसान जिंदा है, देश भूखा नहीं रह सकता। रामू किसान की जिंदगी अब कुछ बदलने लगी थी, लेकिन बदलाव आसान नहीं होता। उसे हर कदम पर चुनौतियां मिलती रहीं। गांव के कुछ लोग अब भी उसके विरोध में थे। मुखिया जी, जो वर्षों से गांव की राजनीति पर कब्जा किए बैठे थे, उन्हें रामू का यूं आगे आना पसंद नहीं था। वे कई बार पंचायत में यह बात उठाते कि रामू के प्रयोग गांव की परंपरा के खिलाफ हैं, पर रामू झुकता नहीं था। वह जानता था कि जो मिट्टी अपने पसीने को पहचानती है, वो किसी सत्ता से नहीं डरती। एक दिन गांव में जिला अधिकारी का दौरा हुआ। रामू ने उनके सामने गांव की समस्याएं और अपने प्रयासों को रखा।
अधिकारी प्रभावित हुए और उन्होंने गांव को मॉडल विलेज बनाने की घोषणा कर दी। अब गांव में सरकारी योजनाओं का पैसा आने लगा, लेकिन साथ ही दलाल भी सक्रिय हो गए। रामू को एक बार फिर अपने लोगों को समझाना पड़ा कि योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा जब हम ईमानदारी से काम करें। उसने गांव में एक समिति बनाई जिसमें हर जाति, हर वर्ग के किसान शामिल थे। अब हर निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाता। इसी दौरान रामू की बेटी गुड़िया ने इंटर की परीक्षा में टॉप किया। उसे शहर के अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया, पर रामू के पास फीस भरने के पैसे नहीं थे। तब पूरे गांव ने चंदा इकट्ठा किया। किसी ने गेहूं दिया, किसी ने मुर्गी बेची, किसी ने अपनी बकरी, और इस तरह गुड़िया का दाखिला हो गया। यह वह पल था जब रामू की आंखों में पानी था, लेकिन दिल में गर्व। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन अपनी बीवी को याद किया, जो कई साल पहले बीमारी से चल बसी थी। रामू ने उसे वादा किया था कि वह अपने बच्चों को पढ़ाएगा, और अब वह वादा निभा रहा था। उधर खेतों में अब बदलाव स्पष्ट दिखने लगा था। नाले की सफाई से सिंचाई आसान हुई थी। जैविक खाद के कारण मिट्टी की उर्वरता बढ़ी थी। कीटनाशक की जगह अब नीम और गोमूत्र से बने मिश्रण काम आ रहे थे। गांव के नौजवान अब शहर जाकर नौकरी ढूंढने की बजाय खेतों में नए प्रयोग करने लगे थे। कुछ ने मशरूम की खेती शुरू की, कुछ ने फूलों की, और कुछ ने मधुमक्खी पालन। इससे गांव की आय में भी वृद्धि हुई। रामू ने अब मोबाइल चलाना सीख लिया था। वह यूट्यूब पर कृषि वीडियो देखता, व्हाट्सएप ग्रुप में अन्य किसानों से सलाह करता, और अपने अनुभव भी बांटता। एक दिन एक पत्रकार उसकी कहानी सुनकर गांव आया। उसने रामू का इंटरव्यू किया और उसका वीडियो वायरल हो गया। अब रामू किसान टीवी पर दिखने लगा, सरकारी मंचों पर बुलाया जाने लगा। लेकिन वह अब भी सुबह 4 बजे उठकर अपने खेत में हल चलाता था। अब उसका छोटा बेटा भी उसके साथ रहता। वह बैलों से नहीं, बल्कि सोलर चलित यंत्रों से खेत की जुताई करता। गांव में एक नई सोच उगने लगी थी। स्कूल में कृषि विज्ञान पढ़ाया जाने लगा, और हर छात्र को एक मिनी खेत दिया गया, जहां वे स्वयं बीज बोते, पानी देते और फसल काटते। इसने बच्चों को मिट्टी से जोड़ा। रामू को लगता था कि यही असली शिक्षा है। एक बार राजधानी में एक बड़ी कृषि कार्यशाला हुई। रामू को वहां बतौर अतिथि आमंत्रित किया गया। उसने मंच से कहा, सरकार योजनाएं बना सकती है, अफसर निरीक्षण कर सकते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब किसान खुद उठ खड़ा हो। उसकी बातें सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पर रामू जानता था कि यह सफर अभी पूरा नहीं हुआ। अब उसका सपना था कि हर गांव आत्मनिर्भर बने, हर किसान शिक्षित हो, और कोई भी किसान आत्महत्या न करे। इसके लिए उसने किसान सखी समूह की स्थापना की, जिसमें ग्रामीण महिलाएं शामिल थीं। ये महिलाएं अब जैविक खाद बनाती, सब्जी उगाती और सप्ताह में एक बार ग्राम हाट लगाती, जिससे उन्हें सीधा लाभ मिलता। रामू ने गांव में एक कृषि पुस्तकालय भी बनवाया, जहां हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में कृषि संबंधी किताबें थीं। यह सब कुछ एक आदमी की जिद, एक किसान की आस और एक बाप के वादे से संभव हुआ था। अब सरकार ने रामू को कृषि रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया, और उसे राज्य कृषि विश्वविद्यालय का फेलो घोषित किया गया। लेकिन जब वह लौटकर अपने गांव आता, तब भी सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी छूता, तुलसी के पास दिया जलाता, और आसमान की ओर देख मुस्कुरा देता, क्योंकि वह जानता था कि किसान केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि जीवनदाता है। लेकिन जैसे ही खेतों में हरियाली लौटने लगी, जैसे ही लोगों की सोच में नमी आने लगी, वैसे ही समय ने एक और करवट ली। एक साल मानसून बहुत देर से आया, और जब आया तो इतनी तेज बारिश हुई कि गांव के कच्चे मकानों की नींव हिल गई। खेतों में खड़ी फसल बह गई। कई दिनों तक बिजली गायब रही, न रास्ता न संचार। पूरा गांव जैसे फिर से 20 साल पीछे लौट गया हो। लेकिन इस बार रामू अकेला नहीं था। उसकी बनाई किसान समिति ने फौरन राहत कार्य शुरू किया। नौजवानों ने स्कूल को राहत केंद्र में बदला, और महिलाओं ने सामूहिक रसोई शुरू की। 1 महीने के भीतर गांव फिर से खड़ा हो गया। लेकिन उस नुकसान ने रामू को झकझोर दिया।
उसने महसूस किया कि अब खेती को केवल मेहनत और विश्वास से नहीं, बल्कि विज्ञान और तैयारी से करना होगा। उसने जलवायु परिवर्तन पर पढ़ना शुरू किया, कृषि वैज्ञानिकों से बातचीत की और गांव में एक जल संवेदनशील योजना बनाई जिसमें हर खेत को पानी के अनुसार बीज दिए जाते। साथ ही तूफान या सूखे की स्थिति में फसल बीमा और वैकल्पिक आजीविका के रास्ते भी तय किए गए। धीरे धीरे यह योजना पड़ोसी गांवों में फैलने लगी। रामू अब केवल अपने गांव का नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र का मार्गदर्शक बन गया था। उसकी गुड़िया अब शहर में पत्रकार बन गई थी और अपने पिता की प्रेरणा पर किसानों की आवाज को मीडिया में लाने लगी थी। उसने एक वेबसाइट शुरू की, मिट्टी की बात, जहां किसान अपने अनुभव साझा करते। रामू कभी कभी उस पर ब्लॉग भी लिखता था। लोग हैरान होते कि एक अधेड़ उम्र का किसान जिसने कभी स्कूल ठीक से नहीं देखा, अब इंटरनेट पर लेख लिखता है। लेकिन रामू के लिए यह कोई चमत्कार नहीं था। वह कहता, जैसे हल चलाना मैंने देखा था, वैसे ही मोबाइल चलाना सीखा। जो जरूरत होती है वो आदमी सीख ही लेता है। इस बीच सरकार ने डिजिटल किसान योजना चलाई और रामू को उसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। लेकिन इससे बड़ा सम्मान तब मिला जब रामू को संयुक्त राष्ट्र की तरफ से सस्टेनेबल फार्मिंग चैंपियन के रूप में आमंत्रित किया गया। वह पहली बार विदेश गया, जहां उसने अफ्रीकी, एशियाई और लैटिन अमेरिकी किसानों को अपने गांव की कहानी सुनाई। लोग उसकी सादगी और समझ से प्रभावित हुए। लेकिन जब वह वापस लौटा तो उसने सबसे पहले गांव के कुएं की सफाई करवाई और कहा, मैं जहां भी जाऊं मेरा पानी यहीं से आता है। अब गांव के बच्चे उसे डॉक्टर रामू कहते थे, क्योंकि वह बीमार फसलों का इलाज करता था। लेकिन रामू जानता था कि असली बीमारी किसानों के दिल में है। डर, संकोच और भरोसे की कमी। इसीलिए उसने अब ग्रामीण स्कूलों में बच्चों के लिए कृषि आत्मबल शिविर शुरू किए, जहां उन्हें खुद पर विश्वास करना सिखाया जाता। एक दिन रामू ने गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन किया, जिसमें सिर्फ गांव के उत्पाद ही बिके, न कोई ब्रांड, न कोई शहर की चीज। यह ग्राम स्वावलंबन उत्सव था और उसने साबित कर दिया कि गांव अपने दम पर जिंदा रह सकता है। अब आसपास के गांवों में लोग पूछते, रामू किसान के गांव की तरह हमें भी बनना है। उसने न तो कोई चुनाव लड़ा, न कोई कुर्सी चाही, बस मिट्टी को अपना माना और उसी से सीखा। कभी कभी रात को वह चुपचाप अपने पुराने छप्पर वाले घर की छत पर लेटकर तारों को देखता और सोचता कि क्या उसकी अम्मा भी यही तारे देखती थी, क्या उसके बाबा भी खेत के कोने पर बैठकर इन्हें निहारते थे। उसे लगता जैसे मिट्टी, पानी, आकाश और किसान ऑल एक ही कहानी के पात्र हैं, और वह सिर्फ एक सूत्रधार। उसका सपना अब और बड़ा हो गया था। एक ऐसा भारत जहां खेती इज्जत का काम मानी जाए, जहां किसान सिर्फ वोट नहीं, विकास का केंद्र माने जाए, और जहां हर बच्चा मिट्टी को डर से नहीं, प्रेम से देखे। वह अब बच्चों के लिए कहानियां लिखता जिसमें नायक कोई जादूगर या राजकुमार नहीं, बल्कि किसान होता। उसका सपना था कि अगली पीढ़ी जब किसान बने तो झुककर नहीं, गर्व से चले, और जब उन्हें कोई पूछे कि क्या करते हो तो वे कहें, हम धरती की सेवा करते हैं। और शायद एक दिन देश की संसद में भी किसान की टोपी सिर उठाकर बैठे, ना कि कर्ज से दबे हुए। रामू जानता था कि यह सफर लंबा है, लेकिन उसकी चाल में अब ठहराव नहीं था। वह जरा सा भी समय गंवाना नहीं चाहता था। उसका शरीर थकता पर मन नहीं। वह कहता था, मेरी उम्र भले ही बढ़ रही है, लेकिन मेरा खेत अब जवान होता जा रहा है। वह अब गांव में हर नवजात बच्चे को एक पौधा उपहार में देता और कहता, जब तुम बड़े होगे यह पेड़ तुम्हारे साथ चलेगा। गांव के चारों ओर अब एक हरित घेरा बन गया था। गांव की लड़कियां अब कृषि विज्ञान में स्नातक हो रही थीं और लड़के रोबोटिक सिंचाई के प्रयोग कर रहे थे। लोग शहरों से लौटकर गांव में कंपनियां खोल रहे थे। रामू को देखकर सब कहते, एक किसान ने जो शुरू किया वह अब आंदोलन बन गया है। लेकिन रामू इससे संतुष्ट नहीं होता। वह कहता, जब तक देश का हर किसान मुस्कुरा न दे तब तक मुझे चैन नहीं। और यही सोच लेकर वह हर सुबह फिर हल उठाता, सूरज से पहले खेत पर पहुंचता
और कहता, चल मेरे साथी, आज फिर से एक बीज बोते हैं, उम्मीद का बीज। अब रामू किसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे केवल गांव या जिले का नहीं बल्कि पूरे देश का चर्चित नाम बना दिया। हुआ यूं कि एक दिन केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण नवाचार मिशन के तहत देश भर से उन किसानों की कहानियां मांगी जिन्होंने परंपरागत तरीकों से हटकर खेती में कुछ अलग किया हो। रामू के बेटे ने चुपचाप उसके अनुभवों और बदलावों को एक रिपोर्ट की तरह बनाकर भेज दिया। रामू को इसकी भनक तक न लगी। जब चयन हुआ और उन्हें दिल्ली आमंत्रित किया गया, तब वह पहली बार जान पाया कि अब वह केवल अपने खेत का नहीं, पूरे देश का किसान बन गया है। राष्ट्रपति भवन में जब उसे सम्मानित किया गया, तो वह पारंपरिक धोती, कुर्ता और गमछा ओढ़कर गया। मंच पर खड़े होकर उसने सिर्फ इतना कहा, मैं आज भी अपने खेत की मेड़ पर बैठता हूँ, पर अब देश की नज़र वहां तक पहुंच रही है। इसके बाद पूरे देश में उसकी चर्चा होने लगी। कई विश्वविद्यालयों में उसके ऊपर केस स्टडी तैयार की गई। लेकिन इस सबसे ज्यादा संतोष उसे तब होता जब कोई युवा किसान उसे कॉल करता और कहता, रामू चाचा, हमने आपके बताए तरीकों से बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया। या कोई विधवा किसान महिला कहती, आपकी किसान सखी योजना से मुझे आत्मनिर्भरता मिली। रामू अब गांव-गांव जाकर किसानों को प्रशिक्षण देता, पर अपने गांव को कभी नहीं भूलता। वह मानता था कि परिवर्तन कहीं भी हो, जड़ें वहीं होती हैं जहां बीज बोया गया। एक दिन गांव की पंचायत ने सर्वसम्मति से तय किया कि गांव का नाम अब रामूपुर रखा जाएगा, लेकिन रामू ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, गांव किसी एक आदमी का नहीं होता, यह तो मिलकर चलने वालों की पहचान होता है। उसकी इस सोच ने सबका दिल जीत लिया। अब गांव में एक बड़ा प्रशिक्षण केंद्र बन रहा था जिसमें किसान, विद्यार्थी और वैज्ञानिक मिलकर काम करते। वहां एक दीवार पर रामू की वह तस्वीर लगी थी जिसमें वह खेत की मिट्टी अपनी मुट्ठी में भरकर सूंघ रहा था और नीचे लिखा था, यही मेरे जीवन की सुगंध है। समय के साथ साथ उसकी उम्र ढलने लगी। शरीर में अब पहले जैसी ताकत नहीं थी, लेकिन उसका मन पहले से ज्यादा दृढ़ था। उसका छोटा बेटा अब कृषि इंजीनियर बन चुका था और गांव में ही एक तकनीकी प्रयोगशाला चला रहा था। गुड़िया अब राज्य सरकार के सूचना विभाग में अधिकारी बन चुकी थी और ग्रामीण मुद्दों पर फिल्में बनाती थी। रामू अब कम बोलता था, ज्यादा सुनता था, लेकिन जब भी बोलता, लोग नोटबुक लेकर बैठ जाते। वह कहता, खेती सिर्फ फसल नहीं देती, ये संस्कार देती है, जड़ों से जोड़ती है। एक बार एक विदेशी पत्रकार ने पूछा, आपने इतना सब कुछ कैसे कर लिया? रामू ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ वह किया जो एक किसान करता है। बीज बोया, सिंचाई की और इंतजार किया। अब रामू का जीवन एक खुली किताब बन चुका था जिस पर गांव के बच्चे पढ़ते थे, युवा किसान प्रेरणा लेते थे और अधिकारी योजनाएं बनाते थे। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान तब था जब एक बच्चा उसे खेत पर आकर कहता, दादा, मुझे भी किसान बनना है। वह जानता था कि जब तक अगली पीढ़ी खेती को अपनाएगी नहीं, तब तक बदलाव अधूरा है। उसने गांव में एक बाल कृषक परिषद बनाई जहां बच्चे मिट्टी, बीज, मौसम और तकनीक के बारे में सीखते। वे हर महीने कृषक मेले का आयोजन करते और अपने बनाए उत्पाद बेचते। इससे उनमें आत्मविश्वास आया और खेती एक व्यवसाय की तरह दिखने लगी। रामू ने गांव की लड़कियों को ड्रोन तकनीक सिखाई जिससे वे फसलों की निगरानी कर सकें। अब गांव की बेटियां खेतों में ट्रैक्टर चलाती, सोलर पंप ठीक करती और मंडियों में सौदे करती। यह सब देखकर रामू को लगता था कि उसके जीवन की सबसे बड़ी फसल यही है। नवजागृति की फसल। अब आसपास के राज्यों से भी लोग उसके गांव आने लगे थे, जिसे लोग जीवित प्रयोगशाला कहने लगे थे। इस बीच राज्य सरकार ने उसे राज्य कृषक नीति आयोग का सदस्य बना दिया। अब वह नीति निर्माण में भी भाग लेता, लेकिन जहां भी जाता, कहता, मेरी असली कुर्सी खेत का पटेला है, वहीं बैठकर मैं सोचता हूँ। अब उसकी दिनचर्या बदल चुकी थी। सुबह 4:30 बजे उठना, तुलसी पर जल चढ़ाना, फिर खेतों का मुआयना और फिर युवा किसानों से संवाद।
शाम को वह चौपाल विश्वविद्यालय में बैठता, जहां सब किसान, विद्यार्थी, महिलाएं इकट्ठा होकर चर्चा करते। रामू अब एक विचार बन चुका था, एक चलती फिरती पुस्तक, लेकिन फिर भी उसके भीतर वही सादगी थी, वही नम्रता, जो तब थी जब वह अकेला फावड़ा लिए सूखी धरती पर बीज बो रहा था। अब वह कहानियों के पात्रों में आने लगा था, बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में उसका नाम आने लगा था, और कई लोग अपने बच्चों का नाम रामू रखने लगे थे। लेकिन जब कोई उससे पूछता, आप अब क्या करना चाहते हैं, तो वह कहता, अब मैं कुछ नहीं करना चाहता, अब मैं सिर्फ देखना चाहता हूं कि जो मैंने बोया था वह कैसे फल फूल रहा है, और फिर मुस्कुरा देता, जैसे किसान फसल देखकर मुस्कुराता है, शांत, संतुष्ट और संपूर्ण। फिर एक दिन जब सूरज की किरणें खेतों के ऊपर एक सुनहरी चादर बिछा रही थीं, और हवा में गेहूं के बालियों की सरसराहट थी, रामू अपने खेत की मेड़ पर बैठा हुआ था। उसने अपनी आंखें मूंदी हुई थीं, और उसके चेहरे पर वही शांति थी जो किसी तपस्वी को ध्यान में प्राप्त होती है। उसके पास अब कोई आकांक्षा नहीं बची थी, न कोई लालच, न कोई गिला। उसके जीवन की जमीन अब फलदायी हो चुकी थी। लेकिन तभी गांव के कुछ बच्चों ने आकर उसे जगाया और कहा, दादा, हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए आपकी मदद चाहिए, हमें गांव के विकास पर फिल्म बनानी है। रामू मुस्कुराया, उसकी थकी आंखों में चमक लौट आई। उसने बच्चों को अपनी कहानी फिर से सुनाई, लेकिन इस बार वह कहानी शब्दों से नहीं, खेतों की सैर, मिट्टी की महक, नालों की चाल और वृक्षों की छाव में सुनाई गई। बच्चों ने जब उस पर आधारित फिल्म बनाई तो वह जिला स्तर पर सम्मानित हुई, और रामू की कहानी नई पीढ़ी की जुबान में गूंजने लगी। वह कहता, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, अब मेरी कहानी बच्चे कहेंगे। इस बीच केंद्र सरकार ने रामू मॉडल को पूरे देश में लागू करने का प्रस्ताव रखा, और नीति आयोग ने उसे ग्रामीण परिवर्तन का ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया। एक और बात जिसने रामू को गहरे छुआ, वह यह थी कि अब हर साल 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह जयंती के दिन उसके गांव में रामू स्मृति ग्राम मेला होता, जिसमें पूरे राज्य के किसान शामिल होते। लेकिन रामू ने कभी इसे अपना महत्व नहीं माना। वह हमेशा कहता, जिस दिन मैं अपनी मिट्टी से बड़ा मान लिया गया, उस दिन मेरा कर्म मर जाएगा। इसलिए वह हर दिन सुबह अपने घर के सामने बने तुलसी चौरे पर बैठकर वहीं से अपना दिन शुरू करता। उसे अब लोग किसान संत कहने लगे थे, लेकिन उसे इन उपाधियों से कोई मतलब नहीं था। एक दिन जब उसके बेटे ने कहा कि वह शहर में एक बड़ा एग्रोटेक हब शुरू करना चाहता है, तो रामू ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जा बेटा, लेकिन कभी खेत की मिट्टी मत भूलना, वही तेरी जड़ है। बेटे ने वादा किया, और आज भी वह हर हफ्ते गांव लौटकर रामू से सलाह लेता। गुड़िया ने अब एक एनजीओ बना लिया था, धरती की बेटी, जो ग्रामीण लड़कियों को खेती, शिक्षा और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देती थी। रामू जब उसे काम करते देखता तो उसकी पत्नी की तस्वीर की ओर देखकर कहता, देख रही, तेरी बेटी तुझसे भी आगे निकल गई। यह कहकर उसकी आंखें नम हो जातीं, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती। फिर एक दिन राज्यपाल ने उसे राज्य विधान परिषद में नामित सदस्य बनाया। यह पहली बार था जब कोई किसान बिना किसी राजनीतिक दल से जुड़े राज्य की नीति निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा बना। रामू ने वहां सबसे पहले जो बात रखी वह यह थी कि प्राथमिक शिक्षा में कृषि को अनिवार्य विषय बनाया जाए। उसका यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ और पूरे राज्य के स्कूलों में बाल कृषि विज्ञान नामक विषय शुरू हो गया। रामू के गांव में अब एक कृषि संग्रहालय बन चुका था, जहां उसके पुराने औजार, दस्तावेज, बीजों की दुर्लभ किस्में और तस्वीरें रखी गई थीं। बच्चे उसे देख देख कर सीखते और पुराने तरीकों को आज की तकनीक से जोड़ते। कभी कभी देश विदेश के छात्र भी शोध के लिए वहां आते, और जब रामू उन्हें खेत की मेड़ पर बैठकर हल की दिशा समझाता तो सब मंत्रमुग्ध हो जाते। उसके शब्द जैसे धरती से उपजे अनुभव हों, जिनमें न कोई बनावट थी, न कोई दिखावा। फिर एक दिन गांव में एक अजीब सी खबर आई। पास के तालाब में जहरीले रसायन छोड़े गए थे, जिससे मछलियां मर गईं और पानी प्रदूषित हो गया।
रामू को यह सुनकर गहरा झटका लगा। वह तुरंत वहां गया और तालाब की मिट्टी को अपनी हथेली में लेकर कहा, जिसने हमें जीवन दिया, हम उसी को जहर दे रहे हैं। उसने गांव के बच्चों, महिलाओं और युवाओं को इकट्ठा कर तालाब की सफाई का अभियान शुरू किया और फिर वहां बायो रिमेडिएशन तकनीक से शुद्धिकरण कराया। 3 महीने बाद वही तालाब फिर से जीवन देने लगा और लोगों ने उसे राम सरोवर कहना शुरू कर दिया। लेकिन रामू ने कहा, यह तुम सबका सरोवर है, नाम किसी एक का क्यों हो? अब गांव में हर सार्वजनिक स्थल को सामूहिक नाम दिया जाता, जैसे हमारा पाठशाला, सबका गोदाम और जन बाग। यह सोच पूरे प्रदेश में फैलने लगी। धीरे धीरे रामू की उम्र 80 के पास पहुंचने लगी। शरीर अब कमजोर हो चला था, लेकिन उसका हृदय और विचार पहले से भी अधिक तेज और स्पष्ट हो गए थे। वह कहता, अब मैं मिट्टी की भाषा बोलता हूँ, जो हर पेड़, हर पक्षी, हर किसान समझता है। उसका जीवन अब एक प्रेरक गाथा था, जिसके हर पृष्ठ पर संघर्ष, सेवा और संकल्प लिखा था। लोग जब उसके पास आकर कहते, आपके जैसा बनना है, तो वह बस मुस्कुराकर कहता, खुद जैसा बनो, लेकिन जमीन से जुड़े रहो। यही उसका संदेश था, सरल, सच्चा और सशक्त। समय की चाल धीरे धीरे रामू की देह को कमजोर कर रही थी, लेकिन उसकी आत्मा की ज्वाला अभी भी जल रही थी। वह अब नई पीढ़ी को खेती के साथ साथ जीवन के बड़े पाठ पढ़ाने लगा था। गांव में एक किसान शिक्षालय की स्थापना की, जिसमें युवा न केवल कृषि की आधुनिक तकनीक सीखते, बल्कि आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संरक्षण और समुदाय सेवा के मूल मंत्र भी ग्रहण करते। रामू का मानना था कि किसान केवल जमीन के मालिक नहीं, बल्कि अपने समाज के संरक्षक होते हैं। उसके गांव में अब हरित उत्सव मनाया जाता था, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए काम किया जाता। वह खुद हर साल उस उत्सव में तुलसी पौधा लगाता और बच्चों को प्रकृति के साथ जुड़ने की प्रेरणा देता। धीरे धीरे रामू का प्रभाव सिर्फ अपने गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे राज्य और फिर देश के अनेक हिस्सों में फैल गया। कई किसान उसके मॉडल को अपनाकर सफल हुए। इसके लिए उन्हें आर्थिक सहायता और तकनीकी मदद भी मिली। रामू का मानना था कि हर किसान में एक नया भारत छिपा है, बस उसे बाहर निकालने की जरूरत है। इसी सोच के साथ उसने किसान नवोन्मेष मंच की स्थापना की, जहां किसान अपने नवाचार साझा करते और एक दूसरे से सीखते। रामू का सबसे बड़ा सपना था कि खेती को सिर्फ जीविका का जरिया न माना जाए, बल्कि यह देश की आत्मा बने। उसकी मेहनत से आज गांव की बेटियां भी खेती में आगे बढ़ रही थीं। वे खेतों में ड्रोन उड़ाती, मिट्टी की जांच करती और बाजार के रुझान समझती। रामू की कहानी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई जाने लगी। कई युवाओं ने इसे प्रेरणा मानकर खेती को अपनाया। उसने अपने अनुभव किसान डायरी के नाम से एक पुस्तक भी लिखी, जो जल्द ही ग्रामीण युवाओं के बीच बेस्टसेलर बन गई। हर साल वह किसान उत्सव का आयोजन करता, जिसमें खेती के नए प्रयोग और प्रौद्योगिकी प्रदर्शित की जाती। रामू का परिवार अब पूरी तरह कृषि और ग्रामीण विकास में लगा था, लेकिन वह कभी नहीं भूला कि उसकी जड़ों का असली सार मिट्टी में है। एक दिन उसने अपनी पोती को लेकर खेतों में घूमा। उसने उससे कहा, देखो बेटा, यह मिट्टी ही हमारा जीवन है, इसे बचाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पोती ने आंखों में चमक लेकर कहा, दादा, मैं इसे और भी हरा भरा बनाऊंगी। रामू की आंखों में गर्व था और एक नई उम्मीद जगी थी। अब रामू के गांव में जल संरक्षण की नई तकनीकें लागू हो चुकी थीं। हर घर में सोलर पैनल लगे थे और लोग जैविक खेती की ओर अग्रसर थे। रामू ने पर्यावरण मित्र नामक एक संगठन बनाया, जो किसानों को स्वच्छ ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के लिए प्रेरित करता था। समय के साथ वह अपनी कहानी को व्यापक बनाने के लिए किसान नेटवर्क भी स्थापित कर चुका था, जो देश के कोने कोने में किसानों को जोड़ता था। लेकिन रामू का असली खजाना उसकी विरासत थी। साहस, धैर्य और जज्बा जो उसने अपनी मिट्टी से सीखा था। आज भी जब कोई उसे देखता तो कहता, रामू ने मिट्टी से जितना सीखा उतना किसी किताब से नहीं। एक बार गांव के स्कूल में उसका जन्मदिन मनाया गया, जिसमें गांव के सभी बच्चे और बुजुर्ग शामिल हुए।
उन्होंने रामू को मिट्टी का सपूत कहा। वह न केवल सम्मानित हुआ बल्कि एक संदेश बन गया, एक संदेश जो कहता था कि किसान की मेहनत देश की सबसे बड़ी पूंजी है। रामू ने तब कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि गांव की हर जुबान पर किसान की इज्जत हो। उसकी कहानी अब तकरीबन 20,000 शब्दों की लंबी यात्रा पूरी कर चुकी थी, लेकिन उसके जीवन का सफर तो अभी भी जारी था, क्योंकि मिट्टी का मिजाज ऐसा होता है कि वह कभी खत्म नहीं होती, वह बस नए जीवन के लिए तैयार होती रहती है। रामू किसान की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि संघर्ष, सेवा और समर्पण से बड़ा कोई धर्म नहीं, और जब हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं तो कोई भी तूफान हमें हरा नहीं सकता। इसी विश्वास के साथ रामू ने अपनी आखिरी सांस खेत की खुशबू में ली और उसकी आत्मा मिट्टी के साथ विलीन हो गई, लेकिन उसकी कहानी आज भी उन खेतों में गूंजती है जहां नए किसान रोज नए सपने बोते हैं।